22वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे और वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपर्युक्त देशों में कितनों में से होकर गुजरती है? केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल और 5? 6 दिया और केवल 5 तक विकल्प दिया। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक मैप करके दिखा देता हूं। मैप में दिखाता हूं, उसके बाद आते इसके आंसर पर आ जाइए। ये रहा आपके सामने मैप, ये रहा आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना। इसमें ब्राजील नहीं होगा, तो आपके विकल्प में क्या क्या दिया है जरा देखिए। यहां पर क्या दिया है? ब्राजील, ब्राजील दिया है ना, ब्राजील। तो ये तो होगा क्या? नहीं होगा, मतलब एक तो खत्म हो गया। ठीक है, तो आप बोले सर यहाँ 6 दिया है और विकल्प 5, अभी तो कहां से हटेगा? अभी नहीं हटेगा। और देखिएगा अभी आप, इसके बाद में आप देखिए यहां पर ये एंडीज जो जा रही है, एंडीज इससे होती हुई जा रही है ऐसे ही यहां पर ये, और ये इक्वाडोर, ये इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया, ये वेनेजुएला हो गया, ये पेरू हो गया, पेरू। इसके बाद में आपका ये जो हमारा अकोंगुआ, तो ये तो ये विकल्प दिया ही नहीं। और ये जो खड़ा खड़ा आ रहा है, ये खड़ा वाला ये पट्टी, ये किसकी हो गई? चिली की हो गई है। अब पराग्वे, पराग्वे कहाँ है? ये यहाँ बैठा है। पराग्वे कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। यहाँ से ढूंढिए पराग्वे आपके विकल्प में है क्या? हाँ जी, पराग्वे इसमें दिया था, पराग्वे इसमें दिया था, पराग्वे इसमें दिया था, ब्राजील भी इसमें दिया था। दोनों ही गलत हो गए, खत्म काम, टाटा बाय बाय। बोलिविया हमने देख लिया, कोलंबिया देख लिया, इक्वाडोर देख लिया, वेनेजुएला देख लिया। 4 विकल्प हो जाएंगे, 4 विकल्प इसके हो जाएंगे, अर्थात क्या आंसर निकल जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई गलती किसी की नहीं होगी, मैंने पूरा आपको दिखा दिया। अगला प्रश्न है आपका, चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ना चाहे तो व्याख्या मैंने लिख रखी है, देखिए यहाँ तो आपको डायग्राम दिया और यहाँ बोल रखा कि एंडीज दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण में अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे स्थित है, जहाँ पर 7 देशों से होकर गुजरती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ से होकर गुजरती है। जहाँ मैंने इसकी सूची बनाकर आपको दे दी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न तरफ देखें। 23वां प्रश्न है ना, तांगानिका झील, टोनेल मेप सेप झील, पाटोस लेगून, ये प्रश्न जो है काफी डीप में जाके पूछा है, काफी डीप में। वर्ल्ड से भूमध्य रेखा इनमें से होकर गुजरती है। इस वाले प्रश्न के बारे में थोड़ा, टोनेल सेप झील, रुकिए जरा, इस वाले प्रश्न के बारे में थोड़ा सा मुझे ध्यान है, क्योंकि इसमें कोई डेटा का ये हो रहा है। इस वाले प्रश्न का जवाब थोड़ा रुकिएगा, इस वाले प्रश्न में बाद में जवाब दूंगा, क्योंकि इसका गलत आंसर लगा लिया मैंने, मतलब प्रश्न गलत टाइप हो गया, उसमें टाइपिंग एरर। टोनेल सेब झील देखना था, ये तो नहीं देखा, उसके बाद मैप के बाद बताऊंगा इसको मैं। तो 23वां प्रश्न अभी होल्ड रखिएगा, 23वां प्रश्न होल्ड रखिएगा। यहाँ लेकिन केवल एक ही है, लेकिन फिर भी इसको एक बार मैप में देखने बात करेंगे। इसका मैप अभी निकाला नहीं है, तो मैप निकाल कर आपको दूंगा मैं। 23वां प्रश्न अगर देखें हम, तो 23वां क्या है? जलाशयों के बारे में। ये भी जो जलाशय है कोई भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व से आए हुए है ना। तो तांगानिका झील, टोनेल सेब झील और पाटोस लेंगुन, तो बताइए कौन से जो है भूमध्य रेखा में, इनमें से कितने से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? ये जो 3 झील दी गई है, इनमें से क्या भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है? तो सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो ये जो झील है ये तो आपकी मिलेगी जो अफ्रीका है, अफ्रीका में भी जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये जो भूमध्य रेखा है जो गुजरती है उससे काफ़ी पूर्व में स्थित है, मतलब दूर है, पास में नहीं, इसमें से नहीं होकर गुजरेगी। और ये जो आपकी कंबोडिया में, टोनेल कंबोडिया में, कंबोडिया, और कंबोडिया तो पूरा ही कहाँ पड़ता है?
उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्थ वाले में जो गोलार्ध है उसके अंदर पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में, तो ये तो सवाल का जवाब ही नहीं बनता है। इसके बाद में पाटोस जो लेंगुन है ये कहाँ पर आपके ब्राज़ील में, कहाँ पर है, ब्राज़ील है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील में भी यह जो है दक्षिण की तरफ पड़ेगा, दक्षिण में, जो दक्षिण में भी जो भूमध्य रेखा है उससे काफ़ी दूर मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं। ठीक है, अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न महाद्वीपीय विस्थापन से है और यह तो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ब्राज़ील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की जो प्राचीन शैलों की मेखला से मेल खाती है। जिगजोग ये जो हो रहा है ना वो वाली बात कर रहा है। घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राज़ील पठार से उत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीपीय अलग और बगल अवस्थित होते हैं। यह ज्ञात है कि भारत में गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूपण दक्षिणी गोलार्ध 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं, उससे मिलकर बन रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो कौन सा होगा यहाँ पर कथन, यहाँ जो आप पढ़ के देख रहे हैं सही, तो मुझे यहाँ तीनों ही प्रतीत हो रहे हैं, तीनों ही, क्योंकि ये जो है तीनों हमारे जो बनने की श्रृंखला है उसमें सी पे जा रहा है। अब यूपीएससी क्या करता है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका सी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लियरली जो शाखा दी गई है, जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा जो प्रस्तुत की गई विस्थापन, उन तीनों सिद्धांतों को यह प्रमाणित कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे उठाकर तीनों ढाल दिए गए हैं। जो हिमालय वाला जो निक्षेप है वहां से बन करके बन रहा है गोंडवाना लैंड के बाद दक्षिणी जो गोलार्ध हमारा, उसमें दक्षिणी वाला जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये जो हमारे नीचे वाला हिस्सा है वो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम, तो ये दक्षिणी गोलार्ध के 6 भूखंडों में से एक है जो गोंडवाना लैंड है भारत में, तो वह दक्षिण में स्थित है। हमारे भारत का भी दक्षिण वाला पार्ट है गोंडवाना, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका अंततः सी क्या मानना चाहिए था, आपको आंसर मानना चाहिए था। हमारा जो उत्तर वाला जो मानते हैं, उत्तर वाला किससे आता है भारत में, ये तो गोंडवाना हिस्सा आ गया। उत्तर वाला हिमालयी वाला पार्ट मानता है कि यहाँ पर जो दोनों प्लेटें टकराई थी उसके कारण उत्पन्न हुआ है और उसका मलबा निकल करके बाहर आया, तो उसमें हमारा जो गंगा प्लेट्यू है वो बनता है। 26वां प्रश्न देखिए जल्दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा, याद रखना यूपीएससी यहां पर वायुमंडल से लगातार 2-3 साल से प्रश्न पूछ रहा है, लगातार फेवरेट टॉपिक बना लिया। कभी धूल कण, कभी वर्षा, कभी क्या सब पूछ रहा है घुमा घुमा करके। इस बार धूल कण से पूछा कि मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में अधिक होती है। ठीक है, ये तो बात सही होती दिखाई दे रही है। उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम सूक्ष्म पवनें चलती हैं। ये बताइए उपोष्ण और वहां पर कम कैसे चलेगी, अधिक चलती है ना, अधिक चलती है, अधिक, तभी तो वहां पर धूल के कण उड़ के खत्म होंगे। उनकी कणों की मात्रा जो है और इनकी मात्राओं के ऊपर जो बात होती है, तो वहां पर क्या होंगे, हवाएं, जो उपोष्ण में पवनें हैं वो कम चलती नहीं, ज़्यादा चलती हैं। तो ये दूसरा वाला गलत है, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत आ रहा है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं, एक बार कहीं मतलब कोई त्रुटि हो तो उसको भी देखेंगे। आपका सी सही है। और देखिए आपको दुनिया का जो पूरा मैं आसान भाषा में लिख के लाए व्याख्या वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल यानी कि जैसे सहारा स्थित है, जहाँ से शुष्क और तेज हवाएं बड़ी मात्रा में धूल के कणों को वायुमंडल में उठाती हैं। इसके विपरीत विषुवतीय यानी कि भूमध्य रेखा क्षेत्र आर्द्र और वनाच्छादित क्षेत्र होते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र बर्फीले होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में धूल के कण की मात्रा कम होती है। बात समझ में आ रही, पहला कथन क्यों सही है, पूरी व्याख्या समझा दी मैंने। अब दूसरा कथन गलत क्यों है, यहाँ बोला कि इसमें जो है तीव्र पवनें चलती है, अधिक चलती है, तीव्र गति से चलती है, वहां बोल दिया कम, खत्म काम। समझ में आ गए ना। चलिए अब आगे चलें। यह डोल्ड्रम वाला जो पवन है उसकी बात होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और पेपर पाते हैं हमारा। तो यहाँ अंततः आपने सी आंसर लगाया, जिसने भी सी आंसर लगाया है वह परफेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे समक्ष है जो कि 27वां भी अच्छा प्रश्न है। हालांकि ने प्रश्न देखिए एग्जाम हॉल में सभी पढ़ने पर ऐसे लगे हैं डिफिकल्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ समय
कम होता है। यहाँ क्लास का एनालिसिस करने में बहुत सारा समय, लेकिन आपके पास वहाँ 2 घंटे के अंदर करना ही होता है और अन्य कार्य भी होता है। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा। अब देखिए यूपीएससी का एक खेला देखिए आप, पिछले साल यहाँ दाब पूछ लिया, इस बार पहले दाब पूछ लिया, समदाब पूछा था, समदाब पेटियों के बारे में पूछ लिया था, अब समताप पेटियों के बारे में पूछ लिया, रेखाओं के बारे में पूछ लिया। समझ रहे हैं, मतलब टॉपिक वही है, उसी के इर्द गिर्द घुमा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवतीय वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। जनवरी माह में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है, अधिक गर्म होती है। बताइए कौन सा कथन जो यहाँ पर आपका सही लग रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर भी हम व्याख्या कर लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हुए चलें, क्योंकि आपका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध जो हमारे पवने है ना कहीं हमारा जो मानसून है उससे जोड़ कर आ रहा है। तो जो पवने की हवा जो है ना, लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो बनता है, हाई प्रेशर ये खींचती है ना, उनकी बात हो रही है, उन्हीं को लेकर के लो और हाई प्रेशर जो बन रहा है उसी से जोड़ के पूछा हुआ प्रश्न कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। बिल्कुल सर्दी होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक होने के कारण महासागर की भूमि की तुलना में धीमी। एक बात और आपको बता दूं मैं, इसको एक और याद रख सकते हैं आप, जो पानी है ना वो जल्दी गर्म नहीं होता है और स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये रेखाएं जल्दी इधर उधर परिवर्तित होती हैं। यानी कि इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ कि आपका जो ए है वह मतलब दोनों कथन जो है वह सही इसीलिए हो रहा है। आपके दोनों कथन जो है वह किस लिए से हो रहे हैं, इसकी व्याख्या हम क्लियर लिखा सारा, आप व्याख्या पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और सही में हम इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो लगाते चलेंगे, ये सेट ए है, मैं आपको पुनः विदित करवा दूं, सेट ए है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। आपके पास सेट बी सी वालों से मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे पास वो उपलब्ध मतलब जो नहीं करा पाया उसको एक किसी सेट को लेकर के हम करते हुए चल रहे, ताकि आप प्रश्न क्रमांक अपने हिसाब से मैच करते हुए चलेंगे। अगला है आपका कथन 28वां में, शेल जो है पर जल के प्रभाव के संदर्भ में। यहाँ पर क्या किया, थोड़ा शब्दों का जाल बिछाया हुआ यहाँ जाकर के। हालांकि इस बार थोड़ा यूपीएससी का अनुवाद सही रहा तुलनात्मक रूप से, लेकिन यहाँ पर भी उसने ठीक ठाक शब्द पिरो हुए हैं। जल के प्रभाव के संदर्भ में चोक एक अत्यंत पारगम्य शेल के रूप में होता है। अब यहाँ एक द्वंद्व ये होगा, आप सभी को, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये जो है ना ये पारगम्य, ये शब्द द्वंद्व वाला है, जरा देखिएगा। जबकि मृतिका एक नितांत अपारगम्य और न्यूनतम पारगम्य शैली के बीच का ज्ञात है। ये तो बात सही सेकंड वाला पार्ट, लेकिन पहले वाला पार्ट में ही द्वंद्व है। पहली बात हालांकि ने हम इसको सही कंसीडर कर लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हल्के फुल्के छेद होते हैं, लेकिन वहां पर निकलता नहीं है, केवल पानी का अवशोषण होता है वहां पर। तो ये जो है पारगम्य नहीं अपारगम्य होता वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी वो छेद की वजह से हम मान लेते हैं कि ये पारगम्य है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ 2 कथनों को देखेंगे। पहले में तो ये बात हो रही है क्योंकि विकल्प ऐसे देखिए इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास विकल्प में ऑप्शन ऐसा दिए ही नहीं कि पहला को गलत साबित कर दें। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन तो ये यहाँ थोड़ा द्वंद्व वाली बात है। यूपीएससी चाहे तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्या हटा भी दे, क्या भरोसा, जैसे पिछली बार हटाए। चोक सरंध्र होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है, ये बात सही है। दूसरा पूर्णता सही है। तीसरा मृतिका बिल्कुल ही सरंध्र, अरे ऐसा कौन कह रहा है कि बिल्कुल सरंध्र नहीं था, वहां जल होता से और सरंध्र में बिल्कुल वाली तो बात हो गई नहीं। तीसरा तो अपने आप में गलत है, तीसरा अपने आप में गलत है। अब देखिए यहाँ क्या गया, दोनों सही है, यहाँ क्या हो रहा, दोनों सही, तीसरा सही, खत्म काम। ए बी तो हो गया, कट गया। अब देखिए आप यहाँ ए बी को काटा, अब इसके बाद में किसको छांगोगे। यहाँ फिर से कह रहा है कि ना तो 2 सही है और ना ही 3 सही है। हमने 2 को सही साबित किया ना, अभी 2 तो सही है ना हमारा, और 2 सही, तो ये भी गलत। बचा क्या ऑप्शन आपके पास, सी ऑप्शन बचा, अंत था ऑप्शन बचा ही नहीं था, तो आपको सी ऑप्शन लगाना है। आंसर इसका सी कंसिडर करना है। अगर मानेंगे तो सी नजदीक जो जा रहा है, सबसे नजदीक वह सी जा रहा है, क्योंकि 2 और 3 में से केवल एक सही है। ट्विस्ट समझिए, 2 में से एक सही है, हाँ तो सही है ना भैया, दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो मतलब साफ हो गया आपका कि तीसरा गलत था, तो यहाँ दोनों में से एक सही, ठीक है। लेकिन व्याख्या कर रहा है, उस बात की व्याख्या तो कर रहा है, सही है। अब पहला कथन में ऑलरेडी द्वंद्व रखा है, पारगम्य और अपारगम्य, वहां तो द्वंद्व था ही सही, लेकिन व्याख्या तो हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है,
वहां सत्य की तो बात हो ही नहीं रही है। पहला गलत है कि सही हो तो बात ही नहीं करना, समझ रहे हैं आप। इस तरीके से घुमा के दिया, तो इसलिए इसका आंसर सी आना चाहिए था। आगे देखिए, ये व्याख्या भी लिख रखी है और व्याख्या मैंने ये बात लिख रखी है, इसका आंसर मारने में थोड़ी दुविधा है, तो इसलिए मैंने वहां आंसर लिखा ही नहीं, और ये त्रुटि का बारे में बात कर रखी है यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या है। आइए 29वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे है। यह सर्वत्र जो है ना उलझा रहा है, उलझा रहा है, यहां पर फंसाने की बात कर रहा है। और यह सर्वत्र कहने का मतलब तापमान जो हिमांक है वह हमेशा मतलब ऐसा ही रहेगा एक जैसा, ऐसा नहीं है। वायुमंडल में हमेशा बदलता रहता है, तापमान एक जैसा नहीं होता है, सर्वत्र एक समान। और सर्वत्र मतलब एक समान की बात के सेंस में लिया गया है यहाँ पर। हालांकि ये अनेकार्थी शब्द है, तो यहाँ मुझे लगता है कि पहला गलत है, और पहला अगर मैं गलत मानता हूँ, पहला अगर गलत मानता हूँ तो यहाँ पर डी आना चाहिए। अब इसके बाद भी हम एक बार व्याख्या पढ़ेंगे इनकी कैसे गलत है ना। हालांकि यहाँ जब इसको पढ़ेंगे आप दूसरे को, तो वायुमंडल के अवशोषित और पाश्चित यानी कि ट्रैप ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। हाँ बिल्कुल, औसत तापमान को बनाए रखती है लोग। वायुमंडल के कार्बन, ये इसी का फार्मूला है। आप जरा सोचिए, जो हमारा वायुमंडल में जो भी अलग अलग प्रकार के ऑक्सीजन जो गैसेस उपलब्ध है, जिसमें आप CO2 ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, सभी का संतुलन बना हुआ है, किसी का अतिरेक नहीं हो रहा है, सभी का संतुलन बना हुआ है, तभी मनुष्य जीवन यहाँ पॉसिबल है। और यहाँ ऐसे बोला जाएगा वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है विकिरण को अवशोषित करती है, अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर ये दोनों चीज नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, तो मनुष्य जीवन कैसे चलेगा। इसका मतलब है दोनों के दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही है, और इसकी व्याख्या हमने यहाँ पर कर भी रखी है आपके समक्ष। यहाँ जो व्याख्या कर रखी है आपका 2 और 3 सही है, यानी कि डी विकल्प परफेक्ट है। क्योंकि क्षोभ मंडल का जो तापमान है, अगर कहा जाए पहले के बारे में कि क्षोभ मंडल का तापमान विषुवत यानी कि इक्वेटर पर बहुत नीचे होता है, और यह भ्रामक है। धरातल पर औसत तापमान विषुवत पर सर्वाधिक होता है। हालांकि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो ट्रोपोपॉज पर विषुवत के ऊपर तापमान जो है वह बदल जाता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। वह 80 डिग्री सेल्सियस तक ध्रुवों के ऊपर के तापमान में भी कम होता है। लेकिन सर्वत्र तापमान कहना पूर्णतः गलत है, क्योंकि धरातल यह सबसे गर्म भी होता है, याद रखना। क्लियर है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है हमारा। यहाँ मैंने आपको सब अवरक्त किरणों के इनके बारे में समझा दिया कैसे कैसे क्या है। आइए अगला जो आपका है 31वां प्रश्न, 30 तो हो गया, सॉरी 29 हो गया, तो 29 का क्या लगाएंगे अंततः आप 2 और 3 यानी कि डी आंसर लगाएंगे, डी आंसर लगाएंगे। लगाइए 76वां प्रश्न, ये तो टाइम जोन वाला ना, हाँ बहुत बढ़िया, मजेदार प्रश्न है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। अब ये डिबेट वाला प्रश्न है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको बताए होंगे, बताएंगे भी सही, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यूनाइटेड किंगडम मैं अपनी तरफ से, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, ठीक है। उपयुक्त देशों में से कितने देशों में 4 से अधिक, मैं यहां थोड़ा अलग तरीके से बताना प्रयास करूंगा। 4 की बात हो गई, ठीक है, से अधिक मतलब प्लस करना है, अधिक की बात हो रही है, 4 की बात नहीं हो रही। 4 से अधिक टाइम जोन वाले काल क्षेत्र पर विचार कीजिए। ये जो 5 देश दिए हैं इनमें सभी 5 क्या, अब देखिए बहुत सारा पहले मतलब मान लो अगर उनको गलती से मान लो कि पहला केवल 2 लग रहा है, उन्हें जल्दबाजी में ए गोला भर दिया, केवल 5 लिखा है ए में। यूपीएससी है ना, हर जगह छेड़ बारीक से उंगली करके आती है, लो करो गलती। चलो मैं आपको एक एक चीज लिख के लाया हूं, पहले बताता हूं, विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद यहाँ लाऊंगा मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मजेदार, कैसे कैसे अपन बाहर करेंगे देखिएगा जरा। यूनाइटेड किंगडम के कितनी है 9 टाइम जोन, कैसे, मुख्य भूमि से कितना है 1 और 8 विदेशी क्षेत्रों यानी कि जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनसे। डेनमार्क 5 टाइम जोन है, 5 देखिए यहाँ 9 मतलब 4 से अधिक है, हाँ 4 से ज्यादा है, ठीक है, पहली बात। डेनमार्क 5 टाइम जोन है, कहा मुख्य भूमि फरो, आइसलैंड
और ग्रीनलैंड को मिलाकर के इसका टोटल 5 बनता है। क्या 4 से अधिक है? हाँ बिल्कुल 4 से अधिक है। 2 में हमें क्या मिल गया? अभी तक 4 से अधिक मिल गया। न्यूजीलैंड, बहुत सारे आपको न्यूजीलैंड के भी 5-6 बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका कुल जो बनेगा ना वह 4 से अधिक नहीं, केवल 3 बनने जाएगा। इसके मुख्य टाइम जोन दो मुख्य टाइम जोन है, न्यूजीलैंड और चैथम द्वीप का। इसके आश्रित क्षेत्रों को मिलाकर के भी यह 4 से कम है, क्योंकि 3 पर ही गाड़ी अटकती है इसकी। बाहरी द्वीप में इसे मिला ले तो इसका टाइम जोन 3 हो जाता है। यानी कि अभी तक हमने देखा तीन देशों को, 3 में से 2 देश ऐसे हैं जिनका टाइम जोन कितना है? 4 से अधिक है, यूनाइटेड किंगडम का और डेनमार्क का। 9-5। अब आओ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसके पास 9 टाइम जोन है। कैसे? 3 तो मुख्य भूमि, ये वाला क्षेत्र है ना इसका, इसी में इसका 3 टाइम जोन है, पहली बात। इसके बाद में अगर देखा जाए प्लस अन्य द्वीपीय क्षेत्र और अंटार्कटिका क्षेत्रों के पास इसका द्वीप है, तो वहां भी टाइम जोन खींच रखा है इसने, उसको मान रखा है। तो ऐसे में इसका कितना 4 से अधिक है या नहीं है? क्योंकि 9 4 से ज्यादा है। तो अभी तक हमें कितने देश मिल गए? 5 में से 3 देश से हो गए हैं जिसमें हमारे पास 4 से अधिक टाइम जोन है। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक बात ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड का तो 4 से कम है। लेकिन आपकी लड़ाई केवल एक ही देश में जाके होगी, ब्राजील। 4 टाइम जोन है। कितने हैं? 4। 5 की उंगली कर दी मैं, सॉरी, 4। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, जरा आइए एक बार और प्रश्न में जरा एक बार गौर से देखिएगा। 4 से अधिक है, ये से है ना, से। प्रश्न की डिमांड बदल दिया है, प्रश्न का उत्तर बदल दिया है। कहते हैं ना एकदम से पलट दिया है, वो पाकिस्तान वाला भाई बोलता ना, वही वाली बात बदल दिया, ये वो समय। तो ये से जो है ना, मजाक चल रहा है, मारो मुझे मारो, वो वाली बात यहाँ पूरा बदल दिया है। 4 देखो ब्राजील, ये जो आप बोलेंगे चलो न्यूजीलैंड नहीं, मैं तो 4 लगा देता हूँ सर, नहीं, क्योंकि ब्राजील के 4 ही हैं। यहाँ हमसे अधिक पूछा है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 1 2 और 3, यानी कि आपका सी विकल्प परफेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं आप सभी। और अरे कहाँ चल दिए अपन, यहाँ चलना था ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपके समक्ष 77वां, लगाइए। साइबेरियन, यहाँ थोड़ा जल्दी से करेंगे इस प्रश्न को आप। साइबेरिया में अनादिर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं, मतलब सुबह का समय है, तब अलग अलग दिन होता है। बात हो रही है साइबेरिया और के जो नादिर है और अलास्का के नोम। ये है साइबेरिया वाला इलाका और ये है आपका अलास्का वाला। तो ये यहाँ की बात हो रही है, बिल्कुल नज़दीक है, इस तरीके से बिल्कुल नज़दीक है। और ये साइबेरिया वाला है, तो यहाँ बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन कुछ दूरी पर होते हुए भी यहाँ पर जो है दिन बदल जा रहा है। तो भैया यहीं से तो टाइम लाइन गुजर रही ना, उधर दिन दूसरा, इधर पीछे, एक दिन आगे एक दिन पीछे, उसी की बात हो रही है। इसके बाद देखिए, जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम कहाँ है? अलास्का में, आगे की तरफ है, और ये जो है साइबेरिया पीछे की तरफ देखिएगा, में मंगलवार होता है। सोम में मंगलवार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है। कैसे हो रहा है गड़बड़? कि जो इस रेखा के इस साइड गुजर गया वह आगे बढ़ गया, जो इधर गया पीछे रह गया, वो वाली बात आती है। तो ये सुबह के समय की बात हो रही है किसकी? सुबह के समय। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये वाला आगे निकल गए और ये पीछे रह गए। आपको यहाँ आगे दिखाई दे रहे, लेकिन ये इधर गोला घूम रहा, गोल है तो पीछे की तरफ चला गया। भले यहाँ है वो नजदीक, लेकिन है पीछे की साइड, तो वह उल्टा हो रहा है यहाँ पर। खैर, अभी इसकी व्याख्या आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर आपको जो है तीनों क्या लगाओगे आप लोग, आप में डिबेट होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं पहले ही सही है, केवल जो दूसरा क्यों गलत। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख भी रखा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमारी, उसके अकॉर्डिंग देखते तो जो सुबह यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका केवल ए सही है। कैसे? कि जो सोमवार यहाँ दिया ना, ये सोमवार वाला, ये उल्टा दे दिया गया। सोमवार जो है वह होगा नोम में और अनादिर में होगा मंगलवार, क्योंकि ये आगे निकल चुका है।
कभी आपको थ्योरी वाली क्लास कराएंगे तब इसको बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं, बहुत अच्छा टॉपिक, मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, यह भी अच्छा है। देश और किस संसाधन में समृद्ध है? जोड़ी मिलाना। बोत्सवाना हीरा के लिए, चिली लिथियम के लिए, इंडोनेशिया निकेल के लिए। कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? तो देखिए बोत्सवाना हीरा, चिली आप सभी लिथियम के जो ट्रायंगल है उसमें शामिल है, और निकेल के लिए इंडोनेशिया, यानी कि आप यहाँ सभी तीन यानी कि सी विकल्प तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक बार आपको यही बताता हूँ, सभी तीन में बोत्सवाना जो है वह एक हीरा के उत्पादकों में शामिल है, जिसकी हीरे खनन ही इसकी मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है बोत्सवाना का। वहीं चिली की अगर बात करें तो इसमें आपका लिथियम का भंडार वाले देशों में एक सबसे अग्रणी देशों में है, इसका प्रमुख उत्पादक भी है, और दुनिया में लिथियम का त्रिभुज में यह शामिल है। कैसे? यहाँ पर त्रिभुज में आपका अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली जो है उसमें यह शामिल है त्रिभुज में। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि त्रिभुज में वो है, ट्रायंगल में। और इंडोनेशिया यह देश दुनिया का सबसे बड़ा निकेल उत्पादक है, इसके पास विश्व का सबसे बड़ा निकेल का भंडार है, जिससे स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बैटरी है उसके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखना मेरे दोस्तों, इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये आज की डिमांड है, आज के आगे चलने वाली, इसी पर इकोनॉमी उठने वाली है। इन देशों का महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्षेत्र और देश दिया गया। ठीक है, यहां पर मेलोर्का इटली में है, नॉर्मंडी स्पेन में है, सार्डिनिया फ्रांस में है। ये सब गलत कर दिया गया यहाँ पर गलत जानकारी सही सुमेलित नहीं है। पहला तो यूं गलत दिख रहा है क्लियरली। चलिए इसका सही वाला छांटते पहले, यहाँ इनमें से कोई नहीं के ज्यादा चांस है, तो देखते हैं। देखो ये मेलोर्का है, ये आपका स्पेन में है, भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है जो कि स्पेन का एक हिस्सा है, ना कि इटली का। पहली बात। नॉर्मेंडी यह जो है फ्रांस का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ना कि स्पेन का। तो कर दिया उलटफेर। क्या किया यूपीएससी ने? देखो खेला क्या किया आपके सामने, एक मेलार्का जो कि उल्टा कर दिया, घुमा दिया, ऐसे किया ना। जरा यहां देख लीजिए आप एक बार, यही खेला किया ना, यही घुमाया ना मैं। जो स्पेन का वो इटली में जमा दिया, और जो फ्रांस में है उसको क्या जमा दिया, ऊपर नीचे कर दिया। और जो सार्डिया है, उसको इटली, जो सार्डिया है भूमध्य सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप और यह इटली के क्षेत्र में आता है। इसका मतलब है तीनों को आपस में भिड़ा दिया है, तीनों देशों को बोला कि लड़ाई कर लो। वो देश भी सोच रहे होंगे यूपीएससी वालों, हमें क्यों लड़ा रहे हो भाई, पूरा विश्व पहले लड़ रहा है आपस में, हमें क्यों लड़ा रहे हो तुम? हैं क्या चाहते हो, हम भी लड़ने बैठ जाएं? लड़िए भाई, तुम भी क्यों चुप बैठे हो, क्यों तुम पैसे कमाते हो, तुम भी करो, है ना। यही चाहती है यूपीएससी हमारी। खैर डी आएगा यहाँ,